दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे रात में लेट नाइट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम द हिंदू के एडिटोरियल को हिंदी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये डेली बेसिस से इनिशिएटिव स्टार्ट है। इसके अलावा योजना का पहला पार्ट, योजना समरी, जिसको अक्टूबर की समरी हम कह सकते हैं, वो आपको मेरी तरफ से मिल चुका है। पहला पार्ट, पार्ट 2 आपका कल एक्टिवेट हो जाएगा और पार्ट 3 भी आपका उसका डे आफ्टर टुमारो मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की समरी भी हम लेके आएंगे। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से द हिंदू, कुरुक्षेत्र, योजना और साथ में RSTV की समरी हम लेके आएंगे, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको जो है मिल सके। क्योंकि पीटी का करंट अफेयर को लेके अगर हम बात करें तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं किसी से भी, चाहे हमारा करंट अफेयर हो चाहे किसी का भी करंट अफेयर हो, क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम ये जो हमारा चैनल है अरोड़ा IAS हिंदी का, इसमें हम मेंस ओरिएंटेड पे हम ज़्यादा बात करेंगे। तो आज के टॉपिक की अगर बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली नाम के ऊपर है, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये नाम क्या है, कैसे काम करता है, इसकी आलोचना क्या है, इसकी आज के समय इसकी जो आपकी अगर बात रेलेवेंस क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये सभी चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जो डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर बात करें, नॉन अलाइन मूवमेंट को हम नाम कहते हैं, जिसमें से हम मेंबर्स कंट्रीज़ पहले इसको समझिए और साथ में ऑब्जर्व कंट्रीज़ को समझिएगा। अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये लाइक GS पेपर 2 की अगर बात करें, ये आपका IR का पार्ट है और वहाँ से क्वेश्चन अगर बात करें तो 10 से 12.5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है बेसिकली बनाया जा सकता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन के समय भारत की भूमिका पर चर्चा करें। समकालीन समय में भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व बताइए, यानी इसे रेफरेंस को लेकर बताइए और साथ में इसके महत्व को लेकर जो हम चीज़ों को लेकर डिस्कस करनी है। क्वेश्चन इसलिए उठा है क्योंकि भी हाल ही में अभी 60 वर्ष इसके जो है पूरे हो रहे हैं। अगर हम बात करें वर्षगांठ को लेके, तो इसके कारण जब जब चीज़ें 60 आ जाए, लाइक 60 आ जाए, 70 आ जाए, 80 आ जाए, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन सकती हैं। तो अगर हम पृष्ठभूमि की तरफ देखें गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो कुछ अब यहाँ पे देखिए, मैप को देखिएगा। मेंबर कंट्री अगर आप ऑलमोस्ट देखें तो आप नोटिस करें तो जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, देखा जाए तो वही है बेसिकली। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा नोटिस करें तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी जो बेसिकली डेवलपिंग। क्यों आपको पता है, ये तो सब डेवलप है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो हम आपका ये वाला एरिया जो है मैक्सिमम डेवलप है। लेकिन ये सब मेंबर कंट्रीज हैं। ऑब्जर्व कंट्री में भी मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो फॉर द सुपर डेवलप कंट्री में नहीं शामिल है। हमें एक तो ये बात हो गई। तो देखो दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब ये हुआ था, पहले आप कंट्रास्ट को समझ लें। भाई देखो, आपको पता हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 से लेके 1956 तक काफ़ी सारे देश बारी बारी से आज़ाद होने लग गए। अब इनको उस समय जब आज़ाद हुआ था, आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1940 मतलब 5 के बाद अगर बात करें, तो ब्रिटेन जो है सुपर पावर नहीं था। उसके बाद जो सुपर पावर था, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अमेरिका आ गया था। यानी कि अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट, US से जो है फिर सुपर पावर बन गया था। जो सुपर पावर जो ये बेसिकली पूंजीवाद को ज़्यादा प्रोत्साहन देता था। पूंजीवाद का मतलब कैपिटलिस्ट को मतलब ज़्यादा फोकस करता था। कहने का मतलब ये है कि राज्य की जो भी सारी जिम्मेदारी हो वो पूंजीवादी के हाथ में होनी चाहिए। यानी कि एक देश की भागदौड़ ज़्यादातर अगर बात करें तो बिजनेसमैन के हाथ में होनी चाहिए। और ये मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में ये बात है। फिर उसी के दौर में एक USSR, क्योंकि USSR का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो जिसके कारण और एक जगह आपको साम्यवाद भी जो है देखने को मिला था। साम्यवाद में ये होता है कि राज्य जो है, मतलब कि जो राज्य का जो कंट्रोल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लाइक गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा होना चाहिए रादर देन प्राइवेट के हाथ में। और अमेरिका में ये था कि गवर्नमेंट से नहीं, लाइक प्राइवेट हाथों में ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अब यहाँ पर क्या हुआ, पूंजीवाद और साम्यवाद में लड़ाई होनी स्टार्ट हुई। अब ये घेरा अगर मैं थोड़ा इसको आपको अच्छे से करके थोड़ा सा समझाने को मैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, चीज़ें तो सारी समझाएंगे हम, लेकिन मेन मकसद है अगर आप मेरा टाइम यहाँ पे दे रहे हैं आप हमारे एडिटोरियल को, तो आपको चीज़ों को समझ, तो एक ये घेरा और एक ये घेरा, कहने का मतलब ये दो घेरे जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इन दो में अब लड़ाई होनी स्टार्ट हुई। अमेरिका चाहता था कि मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है कैपिटलिस्ट हो जाएं। कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ, मतलब कि कैपिटलिस्ट इन्फॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ बढ़ जाएं। वहीं पे ये बोलते थे कि नहीं, राज्य का यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे रोल देखने को मिल रहा था। तो उसके कारण फिर एक गुट बनने स्टार्ट हुए कि कौन कैपिटलिस्ट की तरफ है, मतलब कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कौन अमेरिका की सपोर्ट कर रहा है। और एक ग्रुप में एक ऐसा भी सपोर्ट था कि कौन USSR, यानी कि यूनाइटेड, ये आपका जो USSR उस समय सोवियत संघ था, तो उसकी कौन सपोर्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में भारत की स्थिति ये थी कि भारत ना चाहते हुए भी USSR की तरफ बढ़ गया। इसके पीछे रीज़न ये भी था कि
कि एक तो 1965 का युद्ध, फिर 1971 का युद्ध, तो जिसके कारण जैसे कि अमेरिका जो था वो पाकिस्तान का ज़्यादा सपोर्ट करने लग गया था, तो जिसके कारण हमें आप काफ़ी डेफिनेटली बात है ना, कोई दुश्मन को सपोर्ट करे तो हमें भी उसके दुश्मन को सपोर्ट करना चाहिए। तो उस कंडीशन में अमेरिका ना चाहते हुए भी यूएसआईआर की तरफ जो है थोड़ा उसका झुकाव ज़्यादा हो गया। हालांकि ये चीज़ें ऑफिशियली अभी क्लियर नहीं है, मतलब कहीं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा इस तरह से, क्योंकि क्योंकि इंडिया जो चाहता है वो यही चाहता है कि वो यूएसए का भी दामन थामना चाहता है और साथ में कहीं ना कहीं यूएसआईआर का भी दामन पकड़ के रखना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। तो उसी कंडीशन में जब नॉन एलियन मूवमेंट हुआ तो इसका पृष्ठभूमि यही थी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब बेसिकली जो आधार था वो ये आधार था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, राइट। तो जब हम किसी गुट में जब शामिल नहीं होंगे तो उस कंडीशन में चीज़ें बढ़ती चली जा रही थी। आप समझो मेरी बात को। तो उसी के कारण जब जब 1945 से लेके और 1956 तक जब कंट्रीज़ जो छोटी छोटी कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ और ये सब मतलब कि साउथ वाली जो कंट्रीज़ जो ज़्यादा मतलब आज़ाद हो रही थी, तो वो इन बातों से डर रहे थे कि अमेरिका हमारी फॉरेन पॉलिसी को ना कंट्रोल करने लग जाए। तो जिसके कारण नॉन जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है उद्भव हुआ। ये थी इसकी पृष्ठभूमि। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। हालांकि उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, मैं उस पर बाद में डिस्कस करूंगा। तो फिर उन्हीं के थ्रू यूगोस्लाविया हो गया, या फिर आपका इजिप्ट हो गया, टीटो साहब हो गए, और भी हो गए, तो इन्होंने मिलकर गुट बनाया। इस गुट की खास बात तो ये थी कि ऑफिशियली गुट तो काम कर रहा था, लेकिन अनऑफिशियली ये गुट कुछ नहीं काम कर रहा था। जैसे आई विल टेल यू, आपको पता होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा, नाटो। नाटो बेसिकली ये यूएसए का एक ग्रुप है जिसमें सैन्य शक्ति के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। हमने एक गुट तो बना लिया, लेकिन बाद में उसमें भसड़ स्टार्ट हो गई। भसड़ ये स्टार्ट हो गई कि कुछ लोग चाइना का सपोर्ट करने लग गए, पाकिस्तान का सपोर्ट करने लग गए, तो जिसके कारण इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई। फिर दूसरा, इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी की कुछ देश की सैन्य शक्ति आपस में मिला के अपनी एक सेना बनाए, तो उस कंडीशन में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, तो जिसके कारण इसका रिवलेंस धीरे धीरे खत्म होने लग गया। तीसरा पॉइंट हमें ये भी देखने को मिला, जैसे जैसे इकोनॉमी और जैसे जब यूएसआईआर टूट गया, जब यूएसआईआर 1991 में जब टूटा, तो उसके बाद इसका रिवलेंस और ज़्यादा खत्म हो गया। फिर ग्लोबलाइजेशन आया, भूमंडलीकरण आया, साथ में फिर एलपीजी आया, लिबरेशन आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के कारण फिर इसके रिवलेंस में काफ़ी ज़्यादा जो है कमी हमें जो है देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये है कि ये गुट जब स्टार्ट हुआ तो उसमें ये मतलब इस बात को लेकर जो चर्चा करी गई थी कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, और हम जो एक स्वतंत्र तौर पे मतलब कि हम हर देश की संप्रभुता के ऊपर मतलब सम्मान करेंगे, और ये सारी की सारी बातें जो है बेसिकली करी गई थी। तो इसी टॉपिक में हमने यही पढ़ना है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। शीत युद्ध माने कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में ये था कि एक ऐसी स्टेज जहाँ पे युद्ध हो सकता है, अगर कोई ट्रिगर, आप समझे मेरी बात को, अगर कोई ट्रिगर दब गया तो डेफिनेटली युद्ध के चांसेस बन सकते हैं। तो उसको हम कोल्ड वॉर के तौर पे मतलब शीत युद्ध की तरफ जो हम समझते हैं कि बस वो ट्रिगर ना दबे, अदरवाइज युद्ध के परिप्रेक्ष्य में है लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई ट्रिगर दब गया तो चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती हैं। तो उसके आधार पर दो वैचारिक गुट विभाजित हुए, जिसमें एक वैचारिक गुट के ऊपर साम्यवादी सोवियत संघ आया, और दूसरा जो अगर बात करें तो महाशक्ति जिसको बोलते हैं अमेरिका जो हमें देखने को मिला। फिर इसके बाद दोस्तों ये हुआ, असल में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना उपनिवेश व्यवस्था के पतन के दौरान स्पेशली जो हमें देखने को हमें अगर बात करें तो मिली थी। और जैसे मैंने डिस्कस कर दिया है कि उपनिवेश में नए नए मतलब देश उपनिवेश गुलामी से आज़ाद हो रहे थे, और वह अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते थे, और वह किसी सैन्य संगठन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते थे, क्योंकि उनकी इकनॉमी जो है इतनी ज़्यादा बेसिकली स्ट्रांग जो है नहीं थी। फिर उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन देशों ने स्वयं को दोनों गुटों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करी गई, जिसमें यूएसआईआर और अमेरिका था, और अपना एक स्वतंत्र संगठन बनाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई, जो बिल्कुल जो स्वतंत्र रहे और साथ में तटस्थ रहने की जो बेसिकली अगर बात करें तो मांग कर रहे थे। फिर 1955 में से पूर्व भी मतलब 1955 से पूर्व भी स्वतंत्रता और तटस्थता की मांग की जा रही थी, किंतु अधिकांश इतिहास मानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर अहम कदम बाडूंग सम्मेलन 1955 के माध्यम से उठाया गया था, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने काफ़ी एक अहम रोल, जो अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी एक अहम रोल जो है देखने को हमें मिला था। और इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग की मतलब के बारे में घोषणा पत्र जो है बेसिकली जारी किया गया था। और बाडूंग सम्मेलन में 6 वर्ष बाद यानी कि 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में
गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक पहला शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने, अगर हम बात करें तो, हिस्सा लिया। अभी जस्ट एक बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिर वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय परामर्श मंच है। इस समूह में अगर हम 2018 तक की अगर हम बात करें तो 120 विकासशील देश इसमें जो है अगर बात करें तो इवन ये G20 से भी काफ़ी बड़ा है। 120 विकासशील देश हैं। उसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पर्यवेक्षक, इसमें साथ साथ 17 देश और साथ में 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर स्टेट का भी जो अगर बात करें तो हमें दर्जा दिया गया है। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन ने सदैव एक स्वतंत्र राजनीतिक पथ बनाने का प्रयास किया ताकि सदस्य राष्ट्रों के दो महाशक्तियों वैचारिक युद्ध के बीच फंसने से मतलब कि अपने आप को जो है बचाया जा सके। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी आर्थिक व्यवस्था लेकिन नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाने का कहीं ना कहीं एक तरह से प्रयास भी कर रहा है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें ये पता चलता है कि शीत युद्ध की राजनीति को त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना। यानी कि जिस समय शीत युद्ध के यानी कि जब दो खेमे बट गए यानी जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आ गया, तो उस कंडीशन में अपने आपको ये दोनों वहाँ से बचाना चाहते थे और कहीं ना कहीं अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे अपनी पहचान मतलब बनाना चाहते थे। तो उस चीज़ को बेसिकली जो है एक इसका मेन उद्देश्य हमें ये भी देखने को मिलता है। फिर सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहते थे क्योंकि उस समय नए नए देश आज़ाद हुए थे, इनकी इकनॉमी इतनी डेवलप नहीं थी कि ये अपने आप को हथियार के साथ लैस कर सकें। तो उस कंडीशन में जहाँ पे भूखमरी की बात है तो वहाँ पे सैन्य शक्ति का क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में अपने आप को सैन्य शक्ति से भी बिल्कुल अलग रखना चाहते थे। फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेश का ये भी विरोध करते थे क्योंकि एक तरह से उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम कैपिटलिस्ट और साम्यवादी में अगर हम उलझ जाते हैं तो एक तरह से साम्राज्यवाद और उपनिवेश का विरोध नहीं कर पाएंगे, तो जिसके कारण ये लोग नहीं कर पाए थे। फिर रंग भेद की नीति के विरुद्ध भी थे। जिस तरह से आप साउथ अफ्रीका के अंदर देखें रंग भेद की नीति, अफ्रीका के काफ़ी देशों में रंग भेद की नीति और मानवाधिकार की रक्षा का भी बेसिकली जो है प्रयास करते थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत की बात करें तो काफ़ी अहम रोल दिया। 1970 के दशक तक भारत ने इस आंदोलन में बैठक में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, किंतु 1970 के दशक के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन में स्थिति बदलने लगी थी क्योंकि सोवियत संघ की ओर से भारत का झुकाव बढ़ने लगा था। क्योंकि इसका एक रीज़न था 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो वॉर था, जिसमें हम काफ़ी अच्छे से 16 दिन में हमने उस वॉर को ख़त्म किया और 90,000 प्लस लोगों को मतलब कि पाकिस्तान की सेना को जो हमने छोड़ा था। तो उसमें क्योंकि एक रीज़न ये था कि हमें झुकना पड़ा क्योंकि उसमें पूरा वर्ल्ड मतलब इंडिया के खिलाफ था, सिर्फ यूएसआर ने ही जो सपोर्ट किया था अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स के द्वारा। तो सच में ये चीज़ें जो काबिल तारीफ थी। अतः इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई और साथ में फिर अधिकांश छोटे देश या तो अमेरिका की ओर या फिर सोवियत ओर की ओर जो अग्रसर होने लगे। जब उनको ये लगा कि भारत जैसा देश जब इस दौर में जब आगे बढ़ रहा है तो फिर क्यों ना उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। फिर वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया और यह अब भारत में अर्थव्यवस्था में बड़े आर्थिक सुधार जो है बेसिकली इसके थ्रू किए भी गए। और कहीं ना कहीं आज के समय अगर हम बात करें सुपर पावर के तौर पे आज भी अगर हार्डकोर पावर देखें तो यूएसए भी जो है बना हुआ है क्योंकि इसके यूएसए के ऑल ओवर वर्ल्ड में सैन्य अड्डे हैं। मोर देन 90 सैन्य अड्डे हैं इसके आज भी हर एक देश के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की आर्थिक स्थिति अमेरिका की ओर झुकने लगी, जिससे इस आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता पर एक बार पुनः मतलब की बात करें तो प्रश्न हमें जो है देखने को मिले। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर भारत की गंभीरता एक बार फिर संदेह के दायरे में आ गई थी जब 2016 से लेकर 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने बेसिकली हिस्सा नहीं लिया। तो देखिए भारत कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन मेंबर था, अगर हिस्सा ना ले तो फिर उससे फिर एक शक की नज़र से देखा जाता है कि ये आंदोलन क्या हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ले रहे हैं या फिर इसका कुछ एक वजूद भी जो हमें देखने को मिल रहा है। फिर नाम ने अपनी प्रासंगिकता क्यों खो दी, इसके पीछे कुछ रीजंस को समझते हैं। आखिर क्या इसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं इसकी आलोचना या फिर इसकी प्रासंगिकता क्यों खो दी, तो आप इसको इस पॉइंट के अंदर जो है कवर कर सकते हैं। तो शीत युद्ध काल की समाप्ति के बाद जब 1980 के दशक के अंत में यूएसआर का विघटन हुआ तो द्विध्रुवीय जो दुनिया थी वो एक ध्रुवीय और अब बहुध्रुवीय हो गई। यानी कि जब पहले ये था दो द्विध्रुवीय थी, फिर एक ध्रुवीय हो गई अमेरिका, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी की तरफ ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब रीजनल कंट्री आपस में गठबंधन बना रही हैं। तो जिसके कारण इसकी गुट निरपेक्षता मतलब कि एक तरह से पारदर्शिता जो है खोना यहाँ पे जो है स्टार्ट हो गया। फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध ने भारत को
भारत को चीन विरोधी रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि चीन भी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के शामिल था, लेकिन मजबूरी में उसको भी जो है इसका विरोध करना पड़ा। और डेफिनेटली जब कोई बात जब समझौता के ऊपर आती है तो वो चीज़ें जो हमें करनी पड़ती हैं। फिर आपसी हितों और दुश्मन का दुश्मन दोस्त के सिद्धांत के आधार पर क्षेत्रीय गठबंधन काफ़ी ज़्यादा बनने लगे थे। उदाहरण के लिए चीन पाक अक्ष का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान और अब संयुक्त राज्य अमेरिका को भी करीब आना पड़ गया। आपने सुना होगा क्वाड, एक आपने वर्ड जो है सुना होगा। फिर वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी काफ़ी धुंधला कर दिया और साथ में आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे नए वैश्विक खतरों का भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ज़्यादा उदय हुआ। साथ में संकट के दौर में अगर हम बात करें तो सदस्य देश भारत को अपना समर्थन देने पे भी विफल रहे थे। 1962 में मतलब कि अगर बात करें तो युद्ध के दौरान घाना और इंडोनेशिया जैसे देशों ने चीन का समर्थन यहाँ पे जो है किया गया था, तो जिसके कारण हमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें जो है देखने को मिली थी। वहीं 1965-1971 के दौरान इंडोनेशिया और मिस्र ने भारत विरोधी नीति अपनाते हुए पाकिस्तान का जो समर्थन दिया मुस्लिम राष्ट्र होने के कारण। और गुट निरपेक्ष आंदोलन में आम सहमति का हमें जो है बेसिकली अभाव देखने को मिला और इसमें शामिल अधिकांश देश आपस में ही गुटबंदी जो है बेसिकली जो है करते रह गए। अब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्राथमिक उद्देश्यों में परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति भी शामिल है। अब देखिए, निशस्त्रीकरण की नीति शामिल है, लेकिन भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश बना रखा है, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें उठने लगी। अगर इसी पारदर्शिता की तरफ अगर हम थोड़ा बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं विश्व शांति की तरफ सपोर्ट करता है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है आज के समय। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें न्याय संगत विश्व व्यवस्था की तरफ और विकासशील देशों के लिए एक मंच की तरफ जो है अगर बात करें तो चीज़ों को जो ज़्यादा जो है लेके चलता है। तो ये इसकी अगर हम बात करें पारदर्शिता की तरफ जो हमें चीज़ें जो है बेसिकली आज के समय जो देखने को मिलती हैं। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन में कुल 120 विकासशील देश शामिल हैं। इनमें से लगभग सभी देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के 2 देश सदस्यों का बेसिकली अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इसकी वजह से ये एक रेफरेंस के तौर पे हमें ये चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। फिर आगे की राह में अगर देखें तो एक विचार के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि सैद्धांतिक तौर पर यह आंदोलन आज भी अपने सदस्य देशों की उनकी विदेश नीति निर्धारण करने का एक तरह से आधार भी प्रदान करता है, क्योंकि देखिए हम किसी के गुट में नहीं जा रहे हैं। हर देश की अपनी स्वतंत्र जो उनकी देश की जो स्वतंत्र नीति है हम उसका बाकायदा सपोर्ट करते हैं। तो एक तो ये भी रीज़न हमें जो है देखने को मिल सकता है। दूसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन को इसकी स्थापना के समय भी मतलब भांति वर्तमान में अपने उद्देश्यों में एक रूपता लानी होगी और इसके अतिरिक्त सदस्य देशों को क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति पर रोक लगाने का ये बेसिकली जो प्रयास भी करना होगा। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच के रूप में भी जो प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।